ये कहानी है उस लड़के की जिसने म्यूजिक की दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और अपनी पहली धुन तब बनाई जब वो सिर्फ 9 साल का था। और क्या आप यकीन करेंगे कि उनके पिता महान एस डी वर्मन भी शुरू में उनकी काबिलियत को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं थे। ये कहानी उस तूफान की है जिसे दुनिया इंसान समझ रही थी। ये कहानी उस मैजिशियन की है जो किचन के बर्तनों से, कांच की बोतलों से और यहाँ तक कि सैंड पेपर से म्यूजिक पैदा कर देता था। यह कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जिस पर एक लेगेसी को संभालने का भारी पर्पस था, लेकिन उसने अपनी लेगेसी खुद खड़ी की। यह कहानी है R.D. बर्मन की। सत्ताईस जून 1939 कलकत्ता। संगीत के आसमान में चमकते सितारे सचिन देव वर्मन और उनकी पत्नी मीरा देव वर्मन के घर उनके इकलौते बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया राहुल देव बर्मन। पर घर में सब उन्हें प्यार से टुबलू बुलाते थे। संगीत तो विरासत में ही मिला था। घर का माहौल ही सुरों और ताल से गूंजता था। राहुल का बचपन पिता के स्टूडियो में बड़े बड़े संगीतकारों और गायकों को देखते सुनते बीता। इस बच्चे में कुछ तो खास था। कहते हैं कि जब वो रोता था तो उसके रोने में संगीत के 5वें सुर प की ध्वनि सुनाई देती थी। एक मशहूर किस्सा है कि एक दिन महान अभिनेता अशोक कुमार बर्मन साहब के घर आए हुए थे। उन्होंने जब नन्हे राहुल को रोते हुए सुना तो हैरान होकर बोल पड़े, अरे ये तो पंचम में रोता है। और बस उसी दिन से राहुल देव बर्मन के साथ एक नया नाम जुड़ गया जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था, पंचम। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक भविष्यवाणी थी, एक इशारा कि यह बच्चा म्यूजिक की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पैदा हुआ है। पंचम का संगीत से रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने संगीत सीखा नहीं, संगीत उनकी रगों में दौड़ता था। घर में संगीत का माहौल तो था ही, पर उन्होंने इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरौद और उस्ताद सामंता प्रसाद से तबले की ट्रेनिंग ली। वो सलील चौधरी को भी अपना गुरु मानते थे। संगीत की इसी गहरी समझ ने उस नींव को तैयार किया जिस पर भविष्य के बॉस की शानदार जर्नी शुरू होने वाली थी। एस.डी. वर्मन का बेटा होना कोई आसान बात नहीं थी। एक तरफ ये वरदान था तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बर्डन भी। हर कोई उनसे अपने पिता की तरह बनने की उम्मीद करता था, लेकिन मन ही मन ये सवाल भी करता था कि क्या वो अपने पिता की विशाल परछाई से बाहर निकल पाएगा। पंचम इस प्रेशर को बखूबी समझते थे। वो जानते थे कि उन्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि कुछ अलग करना होगा, और यह अलग करने की चिंगारी उनमें बचपन से ही थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते थे, पंचम धुनों से खेल रहे थे। उन्होंने एक धुन बनाई और कई सालों बाद उनके पिता एस.डी. बर्मन को भी धुन याद आई। उन्होंने उस धुन को अपनी 1956 में आई फिल्म फंटूश के गाने ऐ मेरी टोपी पलट के आ में इस्तेमाल किया। सोचिए, एक बच्चे की बनाई हुई धुन पर देव आनंद जैसे सितारा पर्दे पर थिरक रहा था। यह तो बस शुरुआत थी। इसके कुछ ही समय बाद गुरुदत्त अपनी क्लासिक फिल्म प्यासा 1957 में बना रहे थे। फिल्म में एक तेल मालिश वाला सीन था जिसके लिए खास धुन चाहिए थी। कई कोशिश के बाद भी एस.डी. वर्मन को सही धुन नहीं मिल रही थी। तभी बालक पंचम ने एक चुलबुली सी धुन गुनगुनाई। वो धुन इतनी सटीक थी कि एस.डी. वर्मन ने फौरन उसे फाइनल कर दिया, और इस तरह हिंदी सिनेमा का अमर गीत सर जो तेरा चकराए बना। एक बच्चे की बनाई धुन ने जॉनी वॉकर के किरदार में जान डाल दी थी। पंचम अपने पिता के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। वो उनके म्यूजिक अरेंजमेंट्स में मदद करते और ऑर्केस्ट्रा संभालते और अक्सर माउथ ऑर्गन भी बजाते थे। 1958 की फिल्म 16वां साल के मशहूर गाने है अपना दिल तो आवारा में जो माउथ ऑर्गन आप सुनते हैं वो पंचम ने ही बजाया था। वो अपने पिता के संगीत में चुपके से अपनी मॉडर्न सोच और वेस्टर्न म्यूजिक की समझ का तड़का लगाते रहते, लेकिन उनका दिल अपनी एक जगह पहचान बनाने के लिए बेचैन था। वो बस एक मौके की तलाश में थे। हर कलाकार को एक ऐसे मौके का इंतजार होता है जो उसका करियर बदल दे। पंचम के लिए वो मौका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया। कॉमेडियन महमूद अपनी फिल्म छोटे नवाब के लिए एस.डी. बर्मन के पास पहुंचे, लेकिन बर्मनदा ने छोटी फिल्म कहकर मना कर दिया। निराश महमूद जब निकल रहे थे तो उनकी नज़र कोने में बैठे नौजवान पंचम पर पड़ी।
महमूद उनकी प्रतिभा को जानते थे और उन्होंने वही फैसला कर लिया। उन्होंने पंचम को बतौर संगीतकार साइन कर लिया। इस तरह छोटे नवाब से पंचम दा का बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर सफर शुरू हुआ। लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। वो धमाका था 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन इस फिल्म के लिए अपने एस.डी. बर्मन को ही लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के हीरो शम्मी कपूर, जो अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर बेहद सजग थे, उन्होंने पंचम का नाम आगे किया। नासिर हुसैन एक नए संगीतकार को लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन शम्मी कपूर अड़े रहे। उन्होंने नासिर हुसैन को पंचम की धुन सुनने पर मजबूर किया। जब नासिर साहब ने पंचम का संगीत सुना तो वो बस सुनते रह गए। उसमें एक ऐसी ताजगी, एक ऐसी एनर्जी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने तुरंत पंचम को साइन कर लिया। तीसरी मंजिल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह फिल्म संगीत में एक रिवॉल्यूशन थी। इसके संगीत ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। पंचम ने भारतीय धुनों में रॉक एंड रोल, जैज और लैटिन अमेरिकन म्यूजिक का ऐसा कॉकटेल पेश किया जिसने पूरे देश को, खासकर युवाओं को, अपना दीवाना बना लिया। गाने जैसे आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा और ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना एंड ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, उस दौर के संगीत से मीलों आगे थे। आजा आजा गाने में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गिटार रिफ्स और तेज टेम्पो का इस्तेमाल हुआ, वो भारतीय कानों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पंचम ने साबित कर दिया था कि वो अपने पिता की परछाई नहीं, बल्कि एक नया सूरज है। तीसरी मंजिल की सफलता ने आर.डी. बर्मन को बॉलीवुड के चोटी के संगीतकारों में लाकर खड़ा कर दिया। अगर तीसरी मंजिल एक चिंगारी थी तो 70 का दशक एक ज्वालामुखी जैसा ब्लास्ट था। यह पंचम का दशक था। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के नियमों को फिर से लिखा। उनकी रेंज इंक्रेडिबल थी। एक तरफ वो कटी पतंग और अमर प्रेम में ये शाम मस्तानी और चिंगारी कोई भड़के जैसी रूहानी धुनें बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कारवां में पिया तू अब तो आजा जैसे सीजलिंग कार्बेट नंबर दे रहे थे। साल था 1971। देवानंद साहब हरे राम हरे कृष्णा बना रहे थे, जो हिपी कल्चर पर बेस्ड थी। देव साहब को एक ऐसा संगीत चाहिए था जो उस कल्चर की बेचैनी और विद्रोह को दिखा सके। जिम्मेदारी मिली पंचम दा को। कहते हैं कि दम मारो दम गाने की धुन पंचम को एक सपने में आई थी। इस गाने में उन्होंने पहली बार भारतीय संगीत में ट्रांस और साइकेडेलिक रॉक का इस्तेमाल किया। गाने की शुरुआत में आशा भोसले की गहरी सांसें और फिर इलेक्ट्रॉनिक गिटार का वो संगीत, ये सब कुछ इतना नया और क्रांतिकारी था कि इसने तहलका मचा दिया। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, एक कल्चर फेनोमेनन बन गया। पंचम प्रयोग करने से कभी डरते नहीं थे। वो एक म्यूजिक साइंटिस्ट थे। फिल्म यादों की बारात के गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को में जो खनकती हुई आवाज है, उसके लिए उन्होंने कांच के गिलास पर चम्मच मारकर संगीत बनाया। शोले के गाने महबूबा महबूबा के लिए उन्होंने आधी भरी बियर की बोतल में फूंक मारकर एक अनोखी धुन तैयार की। जमाने को दिखाना है कि गाने अरे होगा तुमसे प्यारा कौन में ट्रेन की आवाज का इफेक्ट लाने के लिए उन्होंने सैंड पेपर को आपस में रगड़ा। गीतकार गुलजार के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे यादगार गीत दिए। कहते हैं कि फिल्म परिचय के गाने मुसाफिर हूं यारों की धुन सुनाने के लिए पंचम आधी रात को गुलजार के घर पहुंच गए थे और दोनों ने पूरी रात कार में बैठकर वो धुन सुनी थी। आंधी का गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गाना हो या मासूम का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, ये गाना हो, पंचम और गुलजार की जोड़ी ने संगीत और कविता का एक ऐसा संगम बना दिया जो आज भी दिलों को छू जाता है। 70 के दशक में पंचम ने सीता और गीता, जवानी दीवानी, दीवार और शोले जैसी अनगिनत फिल्मों में सुपरहिट संगीत देकर बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। हर संगीतकार को एक ऐसी आवाज की तलाश होती है जो उसकी आत्मा को समझ सके। पंचम दा के लिए वो आवाज थी आशा भोसले। आशा जी पहले से ही एक बड़ी गायिका थी, लेकिन पंचम ने उनकी आवाज के एक ऐसे पहलू को दुनिया के सामने रखा जिससे दुनिया अनजान थी।
उनका प्रोफेशनल रिश्ता तीसरी मंजिल से परवान चढ़ा। पंचम ने आशा जी की आवाज की वर्सैलिटी को पहचाना और उनके लिए ऐसे गाने बनाए जो और कोई गा ही नहीं सकता था। पिया तू अब तो आजा की मादक पुकार हो, या दम मारो दम का विद्रोह अंदाज हो, या चुरा लिया है तुमने जो दिल को की रूमानी मिठास, इस जोड़ी ने मिलकर जादू रच दिया। उन्होंने आशा की आवाज को सेक्सी, जोशीला और आधुनिक बना दिया। यह रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, संगीत बनाते बनाते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ही अपनी पहली शादी के टूटने का दर्द झेल चुके थे। संगीत उनके टूटे दिलों का मरहम बना और उन्होंने एक दूसरे में अपना हमसफर पाया। लेकिन पंचम की मां मीरा देवी वर्मन इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थी। मां के विरोध के कारण पंचम ने कुछ समय के लिए आशा जी से दूरी भी बना ली, लेकिन पिता के निधन और मां की बिगड़ती सेहत के मुश्किल दौर में आशा जी ने पंचम का साथ दिया। आखिरकार 1980 में उन्होंने आशा भोसले से शादी कर ली। उनका यह रिश्ता भी उनके संगीत की तरह ही खट्टा मीठा, स्पाइसी और बेहद इमोशनल था। 80 का दशक आते आते बॉलीवुड का मिजाज बदलने लगा। डिस्को और एक्शन फिल्मों की वेब में पंचम दा का संगीत कुछ हद तक पुराना लगने लगा। बप्पी लहरी जैसे नए संगीतकार अपने डिस्को बीट्स के साथ छा गए थे। निर्माता जो कभी उनके तारीखों के लिए महीनों इंतजार करते थे, अब दूसरे संगीतकारों के पास जाने लगे। जो पंचम दा कभी सफलता के शिखर पर थे, अब उन्हें काम मिलना कम होने लगा। इंडस्ट्री की ये बेरुखी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, पंचम जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार के लिए लगभग बेरोजगार होना एक जीती जागती मौत के समान था। वह बहुत दुखी रहते थे। इस प्रोफेशनल डाउनफॉल के साथ साथ उनकी सेहत भी गिरने लगी। 1988 में उन्हें पहला हार्ट अटैक पड़ा और उनकी सर्जरी हुई। वो अकेले पड़ गए थे। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और अकेला दौर था। लेकिन इस अंधेरे में भी उनकी क्रिएटिविटी की आग बुझी नहीं। 1987 में गुलजार की फिल्म इजाजत में उन्होंने मेरा कुछ सम्मान जैसा कलाजयी गीत रचा, जो इस बात का सबूत था कि पंचम का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उनकी खोई हुई शान वापस दिला सके। दोस्तों, पंचम दा की यह कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर उनके संगीत ने कभी भी आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें अपना पसंदीदा पंचम दा के गाने का नाम बताएं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब इंडस्ट्री ने मान लिया था कि पंचम दा का दौर खत्म हो चुका है, तब निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन पर भरोसा दिखाया। चोपड़ा अपनी एम्बिशियस फिल्म 1942 अ लव स्टोरी बना रहे थे और वो चाहते थे कि इसका संगीत सिर्फ आर.डी. बर्मन ही दे। इंडस्ट्री के कई लोगों ने चोपड़ा को पागल कहा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। जब विधु विनोद चोपड़ा पंचम दा के पास गए तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को पाया जो कॉन्फिडेंस खो चुका था। पंचम ने खुद उनसे कहा, तुम जानते हो मेरा मार्केट कैसा है, मेरा संगीत नहीं चल रहा है। लेकिन चोपड़ा ने कहा, दादा मुझे मार्केट से मतलब नहीं, मुझे वो संगीत चाहिए जो आपने अमर प्रेम में दिया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। कुछ ना कहो और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे गीतों ने रिलीज होने से पहले ही धूम मचा दी। हर तरफ पंचम दा की वापसी की चर्चा थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 जनवरी 1994 की रात दिल का दौरा पड़ने से 54 साल की उम्र में आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। वो उस सुबह को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद 1942 अ लव स्टोरी रिलीज हुई तो फिल्म और उसका संगीत हिस्टोरिकल सक्सेसफुल रहा। उन्हें मरने के बाद इस फिल्म के लिए उनका तीसरा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह एक शानदार वापसी थी, एक ऐसी जीत जिसे देखने के लिए वो खुद मौजूद नहीं थे। पंचम दा को दुनिया से गए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका संगीत आज भी उतना ही फ्रेश और रिलेवेंट है। उन्होंने जो प्रयोग 70 के दशक में किए थे, आज के संगीतकार भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उनकी विरासत सिर्फ उनके 331 फिल्मों के म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। उनकी विरासत है म्यूजिक को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव। उन्होंने साबित किया कि संगीत में कोई नियम नहीं होते। ए.आर. रहमान से लेकर शंकर ए.एस. लॉय तक संगीतकारों की कई पीढ़ियों ने माना कि पंचम दा उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं।
वह सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वह अपने आप में एक स्कूल थे। उनकी धुनें अमर है क्योंकि उनमें एक मासूमियत, एक जुनून, एक दर्द और एक खुशी है जो हर पीढ़ी से जुड़ती है। जब तक दोस्ती रहेगी तब तक ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया जाएगा। और जब तक जिंदगी में उम्मीद रहेगी तब तक तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं दिल को सुकून देता रहेगा। पंचम दा ने अपने संगीत के जरिए इमॉर्टल हो गए। वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय संगीत का एक गोल्डन चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह थी कहानी राहुल देव बर्मन की, एक ऐसे बच्चे की जो रोते हुए भी सुर में था, और एक ऐसे संगीतकार की जिसकी आखिरी धुन ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। पंचम दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी धुनें हमेशा हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको आर डी बर्मन की यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।